सिविल सेवा की परीक्षाओं में सफलता का अधिकतम दामोदर उसकी तैयारी करने वाले या यूं कहे जिसे आधुनिक भाषा में हम एस्पिरेंट्स कहते हैं उसके ऊपर ज्यादा होता है। एक मेंटर की भूमिका निश्चित तौर पर उसकी सफलता में मायने रखती है, लेकिन ये लगभग स्पोर्ट्स गेम है जहां पर कोचिंग करने वाला स्टाफ ऑफ द फील्ड होता है और अंदर जाकर जब खेलने की बारी आती है तो खिलाड़ी ही खेलते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है। जो एस्पिरेंट शब्द है उसके जब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में अर्थ को ढूंढिएगा तो आपको लगेगा कि ए पर्सन विथ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। जरा आप नोट डाउन कीजिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव ए पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस और टू विन ए कंपटीशन। ये वर्ल्ड अपने आप में पूरी की पूरी तरह से आपके प्रयास और उसको लेकर होने वाली गंभीरता को डिफाइन करता है। वो आपके अंदर की तीव्र इच्छा शक्ति को भी अपने अंदर समेटे हुआ है कि हमारे अंदर एक तेज तड़प है, एक तेज भूख है कुछ बड़ा हासिल करने की, कुछ बड़ा पाने की, या किसी एक पर्टिकुलर विषय में पर्टिकुलर कंपटीशन में सक्सेस हासिल करने की। ऐसे ही सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की लाइफ को लेकर समाज में तरह तरह की बातें होती हैं। इसमें बहुत सारे लोग इस सपने को लेकर आते हैं। समय, परिस्थिति, काल, उनका परिश्रम और थोड़ा सा भाग्य। मैं परिश्रम को ज्यादा और भाग्य को थोड़ा कम अहमियत दूंगा शुरुआती दौर में। बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि ये भाग्य का पलड़ा कभी कभी भारी पड़ जाता है, लेकिन परिश्रम के सहारे इससे निपटा जा सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर आने के साथ आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तीव्र भूख है कि हाँ, हमें एक पर्टिकुलर कंपटीशन को, एक पर्टिकुलर रोल को, पोजीशन, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो सिविल सर्विस सबसे, उसको हासिल करना है। फिर आपकी जीवन शैली, आपकी तैयारी, आपकी हर रोज की मेहनत किस प्रकार से इसको सफलता में परिवर्तित करती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली तो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर बहुत देर तक बैठकर पढ़ने की या राउंड द क्लॉक, मैंने यहां लिखा है राउंड द क्लॉक, एबिलिटी टू वर्क राउंड द क्लॉक, यानी ये एक ऐसी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, या तो यह आपके अंदर होनी चाहिए या ओवर द टाइम आपको डेवलप करना है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जब आप इसकी तैयारी उम्र के शुरुआती दौर में करेंगे तो ये प्रकृति आपके अंदर इनहेरेंट होगी, और नहीं तो फिर आपको आगे चलकर डेवलप करनी पड़ेगी। ये प्रकृति रातों रात आपके अंदर समावेशित होने वाली नहीं है। इसके लिए हर दिन हर घंटे आपको संघर्ष करना है। और ये प्रकृति इसलिए इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू वर्क राउंड द क्लॉक, क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए भी आपको उसी दर से मेहनत करनी है और सफल होने के बाद भी आपको उसी दर से परिश्रम करना है। तो या तो आप तय कर लें कि आपके अंदर ये गुण नहीं है, तो इन गुणों का विकास कितनी तेजी से अपने अंदर आप कर सकते हैं। अन्यथा मेरा आग्रह है कि इन गुणों के ना होने के बावजूद अगर आप आईएएस एस्पिरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं तो आगे आपको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा मेंटली जद्दोजहद करना पड़ेगा, और फिर अपनी प्रकृति, फिर आपका स्वभाव, क्योंकि मौलिक प्रकृति तो किसी की बदलती नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन जब गीता में बोलता है कि मुझसे ये युद्ध करने को क्यों कहते हो, तो भगवान बोलते हैं कि तू ये पंडितों की तरह बात करता है, लेकिन तेरा ये क्षत्रिय धर्म
या तेरी ये क्षत्रिय प्रकृति तुझे बरबस ही युद्ध में लगा देगी। यानी हर व्यक्ति एक प्रकृति को लेकर पैदा होता है। तो आप सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने को यहीं पर चेक करें कि आपके अंदर एस्पिरेंट्स बनने की प्रकृति है या नहीं, और नहीं है तो आप अपने अंदर कितनी तेजी से बदलाव कर सकते हैं, और वो बदलाव करते हुए अपने अंदर वो गहराई ला सकते हैं कि आपके अंदर ज्ञान की जो पिपासा है उस गहराई को पानी से भरा जा सके, मतलब ज्ञान पिपासा को हम भर सके। ये पहला चीज है। दूसरा, व्यक्तित्व। यहां पर दो व्यक्तित्व को लेकर बहुत तरह की बातें होती है। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं। यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हर तरह के लोग सफलता प्राप्त करते हैं। तय ये है कि उनका कठोर परिश्रम और उनके आगे जाने की तीव्र इच्छा। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अपने पूरी पर्सनालिटी को लोगों ने वक्त आने पर ट्रांसफॉर्म किया है। तो आपका व्यक्तित्व आपका महत्वपूर्ण पहलू है अगर आप सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष लंबा है। बहुत कम लोग होते हैं, जो इक्के दुक्के लोग होते हैं जो पहले या दूसरी अटेम्प्ट में सफलता हासिल करते हैं। और अगर आप शुरुआत से ही इस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसी मेरी इच्छा है, मैं हमेशा से चाहता हूं कि लड़कों को शुरू में ही फोकस्ड हो जाना चाहिए। तो आपके अपने व्यक्तित्व को किस ढंग से, किस मोड़ पर किस प्रकार से बदलाव करना है, ये तैयारी के साथ चलते चलते आपको ये विषय समझ में आते हैं। आपके अंदर, मैं ये नहीं बोलता कि आप दार्शनिक हो जाएं, दाढ़ी बढ़ा लें, किसी देश दुनिया से मतलब नहीं, घर पर जा रहे हैं अलग ही पड़े पड़े हैं, ऐसा नहीं। आप हंसें, खेलें, कूदें, जिंदगी को सहज और सरल बनाएं। लेकिन आपके व्यक्तित्व का हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि किन चीजों को अपने अंदर तक आने देना है और किन चीजों को बाहर से ही छूकर हटा देना है। आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये एग्जामिनेशन और इसके सिलेबस और इसकी प्रक्रिया हर वक्त आपके साथ रहनी पड़ेगी। कुछ चीजें होती है, बहुत सारे जोक चलते हैं, हंसी मजाक चलते हैं, उलझन। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसी पर्सनालिटी जो बड़ा उलझ कर रहती है, बड़ा कॉम्प्लेक्स रहती है। अरे यार, मेंस में अब तो ऑप्शनल एक ही है, कौन सा सब्जेक्ट ले, इसको ले ले क्या यार, इस बार मार्क्स नहीं उठ रहे हैं, उसको ले ले। लेकिन वो खुद नहीं समझ पाता है, वो दो लोगों के पास राय लेने के लिए जाता है, सामने वाला खुद ही उलझा हुआ है। ऐसे समय में आपको सीधे किसी भी मेंटर के पास जाना चाहिए। अगर आपके अंदर, मेरा यह मानना है, निर्णय लेने की क्षमता रहती तो आप निर्णय ले चुके होते। कहीं ना कहीं आपके अंदर निर्णय ना लेने की क्षमता है, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी आपके पास आ रही है। तो आपको एक मेंटर की आवश्यकता है। फिर आपके अंदर ये योग्यता तो होनी चाहिए कि वो मेंटर कौन हो। मार्केट में तो मेंटरों की भरमार है। मैं ये नहीं मानता कि कोई अच्छे या खराब होते हैं। बात यह होती है कि आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत क्या है, और उस जरूरत और आवश्यकता के हिसाब से आप अपने एक मेंटर का चुनाव कर लें। बहुत सारे लोग हैं जो छात्रों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ मिलकर वो भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपके साथ एज ए मेंटर जब जुड़ूंगा या जुड़ रहा हूं तो मुझे भी काफी परिश्रम करना पड़ता है। मेंटर का रोल एक अलग होता है। तो ये आपका निर्णय होना चाहिए, किसी भी मेंटर का चुनाव करें। अब एक व्यक्ति ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, कोई शहरी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो सकता है, कोई मेट्रो का व्यक्ति हो सकता है। उसकी दैनिक दिनचर्या, उसके उठना, सोना, खान पान की आदतें बिल्कुल अलग होती हैं। जब मुखर्जी नगर और आप राजेंद्र नगर में जाएंगे तो तरह तरह और किस्म किस्म और भांति भांति के लोग मिलेंगे। कोई साउथ इंडियन लोग अलग प्रकृति के होते हैं, नॉर्थ इंडियन अलग प्रकृति के होते हैं। दैनिक दिनचर्या में कुछ की मान्यता है सवेरे उठकर पढ़ाई करना चाहिए, कुछ का है रात तक पढ़ना चाहिए। मैं यहां पर बोलता हूं कि आप अपनी प्रकृति को पहचानें। आपकी प्रकृति जैसी है और जिस तरह से सूट करती है उस ढंग से पढ़ाई करें। अगर आप इतना भी निर्णय अपने बारे में नहीं ले सकते हैं तो फिर
देश के बारे में कैसे निर्णय लेंगे? खुदा ना खास्ता आपने अपनी योग्यता के बल पर इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया और कल आप हेल्थ सेक्रेटरी जैसे पोस्ट पर चले गए तो आप तो निर्णय ना ले पाएंगे। इसलिए इस निर्णय को लेने की क्षमता रखिए। 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की अवस्था में, 20 साल, 25 साल में लोग उलझे रहते हैं। अरे यार, रात को पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करूं? 3 बजे से उठ के 10 बजे तक पढ़ता हूं। रूम पर लोग आ जा रहे हैं, हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं, वहां पर भी नहीं पढ़ पा रहे। इस तरह की बहुत सारी धार्मिक आस्था, मान्यताएं और परंपरा, इससे एक विरोधाभास तैयार होगा। क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अंदर झांकना शुरू करेंगे तो बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो या किसी भाषा वाले हो, किसी परंपरा के हो, किसी क्षेत्र के हो, वो बिखरती नजर आएगी। क्योंकि आपने किसी भी जीवन को या किसी भी विषय को उस दृष्टि से देखा नहीं है। जब वो वैज्ञानिक ढंग से आप उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मान्यताएं और जो आप तक सुनते आए, समझते आए, उसके इतर की जो दुनिया है, उन दोनों में काफी डिफरेंशिएशन है। आपको इसमें उलझना नहीं है। मान्यताएं अपनी जगह पर हैं और विज्ञान अपनी जगह पर है, कोर्स अपनी जगह पर है, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट अपनी जगह पर है। इससे बिना उलझे निकल जाइए। जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा होगा। बहुत सारे विवादित मुद्दे मिलते हैं, बैठकर इस पर चर्चा मत कीजिए कि आरक्षण जरूरी है या नहीं है। वो सिविल सर्विसेज निकाल लीजिए, उसके बाद से चर्चा कीजिएगा। ये भटकाव है, इस तरह की चीजें भटकाव पैदा करती हैं। धार्मिक मान्यताएं, ईश्वर है या नहीं, उस विषय को तब तक के लिए टाल दीजिए जब तक आपके सिविल सर्विसेज में फाइनल सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ नहीं हो जाता है। इस सारे चार्ट को देखने के बाद से मैं अगर बिंदुवार आपसे डिस्कस करूं तो एस्पिरेंट्स की भूमिका ये होनी चाहिए कि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए कि उसे ये काम करना है, हर हाल में करना है, हर परिस्थिति में करना है। अगर उसके अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं है, वो पढ़ेगा। अगर सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न का सामना कभी नहीं किया तो वो चेन्नई में जाकर शिवरामाकृष्णन से वैसी बॉलिंग कराकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उन्हें पता था कि शेन वॉर्न ने उसके पहले कभी राउंड द विकेट गेंदबाजी नहीं की है और वो इंडिया के सीरीज में करने वाले हैं, तो मैं भी करूंगा। मुझे पता है सिविल सर्विसेज ने 5 साल से जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे हैं, कोविड की वजह से स्थिति चरमराई हुई है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं भी तैयार हूं। सामने वाला जितना तैयार है, मैं भी मन से तैयार हूं, मैं लड़ूंगा। जब आपका मन और मस्तिष्क दोनों तैयार हो जाता है तो अपने व्यक्तित्व को भारी मत बनाइए, बिल्कुल हल्का बनाइए और अपनी पर्सनालिटी को खुशनुमा बनाइए। हल्के व्यक्तित्व में रमिए, हवा में घूमिए और ज्यादा से ज्यादा समय एक चेयर पर बैठकर देने की कोशिश कीजिए। मस्तिष्क को बोझिल मत कीजिए, बेकार की उलझनों में मत फंसिए। तुरंत अपनी प्रकृति को पहचानिए और उस प्रकृति के साथ ही युद्ध के लिए तैयार होइए। अगर आप गदा युद्ध के गदाधारी हैं तो युद्ध के समय धनुष बाण उठाकर उसमें विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए अपनी मौलिक प्रकृति को पहचान कर परिश्रम करने की आवश्यकता है। अब अगर आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व, अब आप एक एस्पिरेंट्स बन गए, मतलब आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया, अब आप उलझन में नहीं हैं। आपने ये दृढ़ निश्चय ले लिया है कि मैं ज्यादा देर चेयर पर बैठकर पढ़ाई करूंगा। अब आपका मन उसके लिए तैयार है, मस्तिष्क तैयार है, उलझनों से बाहर है, व्यक्तित्व को आपने हल्का और खुशनुमा बना लिया है और अब आपने एक कमरे के अंदर, एक लाइब्रेरी के अंदर रहकर पढ़ने की कला को विकसित कर लिया है। तो अब यहां से मैं इस चीज को समाप्त करता हूं, आपके अंदर यह मानकर चलता हूं कि इन सारे गुणों का विकास हो चुका है। उन बंधुओं से
जो ये मानते हैं कि ये सारे गुण का वो विकास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जीवन में और सारे मार्ग भी खुले हुए हैं। और बहुत सारे ढेरों मार्ग हैं जहां ब्रेन के शार्पनेस की जरूरत है, आपके दिमाग की दक्षता की जरूरत है। आप उन क्षेत्रों का चुनाव करें। सिविल सर्विसेज का क्षेत्र थोड़ा फैलाव लिए हुए है। आपको समझना पड़ेगा कि दिमागी दक्षता से भी इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं चेयर के ऊपर बैठ के मौलिक रूप से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे देना ही पड़ेगा। तो अब आपने एबिलिटी टू वर्क अराउंड द क्लॉक भी डेवलप कर लिया। अब आप एस्पिरेंट्स हो चुके हैं और अब इस एस्पिरेंट्स बनने के बाद अब की स्थिति को समझिए। अब आपको सबसे पहले यह समझना है कि आप शुरुआत कहां से कर रहे हैं। आपकी शुरुआत 0 से हो रही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 0 से हो रही है, तो आपको एक्सपोनेंशियल जाना है। ग्राफ, लीनियर ग्राफ का कोई मतलब नहीं है आज की डेट में। इसको मैं 2 to the power n का जो ग्रोथ थ्योरी है, ये इंजीनियरिंग की थ्योरी है जिसमें डेटा कैपेसिटी, इस थ्योरी पर मैं कभी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की थ्योरी बताऊंगा कि किस प्रकार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की थ्योरी पर दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन किसी व्यक्ति को अपने अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की थ्योरी को अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा। आप पढ़ते आ रहे हैं आज तक। मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में बार बार आपको सेलेक्टिव रीडिंग करने की आदत डालने की बात कही है। सेलेक्टिव रीडिंग क्यों आवश्यक है? इंफॉर्मेशन के इस युग में आप सिर्फ किसी भी वर्ड्स को गूगल के सर्च में डाल दीजिए, उससे लेकर उससे जो पेजेस खुलते हैं उसको देखिए। मार्केट में चले जाइए। पहले उंगली पर गिनने लायक कोचिंग संस्थाएं होती थी। अब इस टेक्नोलॉजी ने, ऑनलाइन ने मेरे जैसे व्यक्तियों को भी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि मैं भी आपके साथ मेंटर के रोल के थ्रू आपसे जुड़ सकता हूं। लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो फिर आपको कहां जाना है, शुरुआती दौर में कैसे जाना है? आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अभी आप 0 पर खड़े हैं और आपको सबसे पहले उस मेंटर की आवश्यकता है जो आपके साथ काम कर सके। इंस्टेंट ऑफ दैट कि आप 500, 700, 1000 लोगों की भीड़ में पढ़ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से उतना प्रभावी हो नहीं पाता है। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा ऑब्जर्व करता है। मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विसेज में जो लोग पढ़ाते हैं आज की डेट में, बहुत सारे बड़े नाम हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो लोग सच में बहुत नॉलेज रखने वाले लोग हैं और उसमें तो कुछ ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस नॉलेज को अपने पर्सनालिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करके रखा हुआ है। मैं उतना महान नहीं हूं, लेकिन उनका आचार व्यवहार, विचार, खान पान सब अप टू द मार्क है। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी भीड़ में आपके साथ काम करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मास कोचिंग के बदले आपको थोड़ा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको एनालाइज कर सकें, आपका विश्लेषण कर सकें और एनालाइज करने के बाद से, आपके विश्लेषण करने के बाद से आपको टास्क असाइन कर सके कि आपको इन विषयों पर काम करना है। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि वाले लड़के आए और उन्होंने ग्रेजुएशन करके ही आए और उन्होंने जो पुस्तकें पढ़ी हुई है उसमें जो बेसिक रेफरेंस टेक्स्ट बुक है वो उन्होंने नहीं पढ़ी हुई है। उस व्यक्ति के साथ जब आप इस टास्क को असाइन करेंगे तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा। एक व्यक्ति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हुआ है
और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा, क्योंकि उसके पास वो आधार बिल्कुल ही तैयार है। उसको फिर से उसी आधार पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। कोई 11वीं और 12वीं या ग्रेजुएशन की इनिशियल ईयर में इसकी तैयारी चालू करते हैं तो उसके लिए अलग आधार की आवश्यकता है। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उसके लिए अलग आधार की आवश्यकता है। इनिशियल डेज की मैं बात कर रहा हूं। एक बार जब आपकी बेस लाइन सेम हो जाए, सबका बेस लाइन एक हो जाए, उसके बाद से आपको इस तैयारी को फिर एक अलग ढंग से देखने की जरूरत है। फिर आपको वो एस्केप वेलोसिटी की जरूरत है जो आपको अंतरिक्ष के ऊपर फेंक सके। वहां पर अलग तरह के काम होते हैं। तो जो पहला काम है मैं आपको बताता हूं, इसको और अच्छे ढंग से इसको समझिए, ये बहुत जरूरी है। और मुझे उन लोगों को देखकर बड़ा अफसोस होता है जो 2-2, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट में मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, 4 से 10 नंबर के बीच में लटक जाते हैं, नहीं होता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी उनको नहीं मिली। उनके साथ उनके मेंटर ने काम तो किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम नहीं किया, लेकिन या तो उन्होंने उस चीज को अच्छे से ग्रहण नहीं किया या मेंटर ने उनको अच्छे ढंग से एनालाइज नहीं किया। कहीं ना कहीं वो ट्विनिंग में शार्पनेस, जो ट्विनिंग की शार्पनेस होती है उसमें गड़बड़ी हो गई। तो फर्स्ट फेज आपके लिए जो है पहला है कि 1 to 1 जितना ज्यादा काम कर सके। ये फर्स्ट फेज आपको एक बेस लाइन पर लाकर खड़ा करेगा, और ये बेस लाइन जो है इसके बाद से आपको एस्केप वेलोसिटी की जरूरत है जो आपको सफलता के ऊपर फेंकेगी। फिर इंटरव्यू के दौरान आपको अपने ऑर्बिट में शिफ्ट होना है। मेरा थोड़ा विज्ञान का बैकग्राउंड रहा है, इसलिए इस ढंग से समझा रहा हूं। इसको इस तरह से भी समझिए कि बेसिक टेस्ट, जैसे आप प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, आपने एनसीईआरटी की पॉलिटी नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो आप क्या कोचिंग जाके इन सब चीजों को पढ़ेंगे? इस आधार को तो बनाइए, तब तो कोचिंग में जो पढ़ाई होती है इस आधार के ऊपर होती है। इसको जानना और समझना जरूरी है। और जब आपने तैयारी चालू कर दी तो मेरे घर में भी बहुत सारे मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जो सफल अभ्यर्थी है निश्चित तौर पर उसका परिश्रम ज्यादा होता है। मैंने देखा है वो लोग फैलाव बहुत करते हैं पढ़ाई करते वक्त। एक दिन में 4 से 5 अखबार पढ़ना, ये बेकार है, कोई आवश्यकता नहीं है। सेलेक्टिव बनिए। 4 घंटे अखबार पढ़ना, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अखबार पढ़ना है। यही जिम्मेदारी आपके मेंटर की है। ये अगर आपके पास मेंटर बिल्कुल स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो आप 4 घंटे नहीं पढ़ेंगे, आप 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे, आपका मेंटर आपके बदले ये काम करेगा और आपको बताएगा कि किस ढंग से आपको करंट को कवर करना है। दूसरी चीज, आप सारी चीजों को एक साथ पूरा करने के बाद रिवाइज करने की कोशिश ना करें। रिवीजन वर्क डेली होना चाहिए। मैंने बड़े से बड़े सफल अभ्यर्थियों को देखा है कि वो रिवीजन वर्क नहीं करते हैं और फिर जाके उनकी बड़ी स्थिति खराब होती है। फिर वो रिवीजन करने के पैटर्न पर आते हैं, इससे अटेम्प्ट बढ़ जाता है। क्या अरे यार पिछली बार गलती की थी, हम रिवाइज ही नहीं कर पाए, रिकॉल ही नहीं कर पाए, हमें लिखना था। क्योंकि अगर आप रिकॉल नहीं करेंगे, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से मेंटली अपने पूरे दिन की, मान लो आप एक दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ते हो, क्या होता है जब सोने आप जा रहे हो या आप अपने चेयर पर ही 40 मिनट 45 मिनट दिया और पूरे सिलेबस को वर्चुअली
इमेजिन किया कि हाँ गवर्नमेंट की ये पॉलिसी ये आई, इससे ये हुआ, फिर ये हुआ, ये सवाल इसमें पूछा जा सकता है, 2 साल पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये किया वो किया। वो जो वर्चुअल मेंटल एंगेजमेंट करते हैं आप, ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करना ही करना है। इससे पढ़ी हुई चीज आपके डीप मेमोरी में जाती है और जिस समय आप आंसर शीट पर लिखते हैं बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है। तो पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदला हुआ, एडवांस, और डेली हमको 1 घंटा अपने को मेमोराइज करना है बिना कॉपी कलम के। हम लोग बड़े बड़े सर्किट्स को मेमोराइज किया करते थे, उसका काफी लाभ, मैं कोई बहुत उम्दा किस्म का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी जो मैंने महसूस किया है उसको मैं बोल रहा हूं। दूसरा, आपने जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है निरंतर, वो सारी चीजें आपने उस चीज को मेमोराइज कर लिया, लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस करने के लिए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है। हिंदी साहित्य के एक बड़े हस्ती हुए, बहुत बड़ा नाम हुआ, नामवर जी, संजोग से मैंने उनको सुना है, देखा भी है। वो बोलते थे कि अतृप्त मत बोलो, इससे जबान कट जाती है, और कुछ भी गलत मत लिखो, इससे हाथ कट जाता है। तो आप कुछ भी ना एक्स्ट्रा लिखें, ना रिपीटेड लिखें, और ना ही गलत लिखें। मैं गलत लिखने से शैली ये कहूंगा कि तथ्यात्मक दृष्टि से किसी आंसर को 250 वर्ड्स में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको बार बार लिखने के अभ्यास करने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं करते, और वो अभ्यास का ना होना उनके सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अगर आप कम पढ़ते हैं और लिखने का अभ्यास जारी रखते हैं तो मेरी मानिए आपके सफल होने के ज्यादा चांसेस हैं। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ही पढ़ रहा है लेकिन अगर वो लिख नहीं रहा है तो उसके सफल होने के कम चांसेस हैं। इसलिए लिखने का अभ्यास बना रहना चाहिए, अपने वर्ड्स लिमिट में लिखना है। इसको लेकर काफी मिथ है, हम क्लास शुरू करेंगे तो बताएंगे। पेज भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके अलावा मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट बार बार देना जरूरी है। एक बार सिलेबस को पहली बार निपटाइए, दूसरा बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद से मॉक टेस्ट की सीरीज पर बिल्कुल योद्धाओं की बातें चढ़े जाइए। अंडरग्राउंड प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस मैच खेलना ही पड़ेगा। ये सारी एबिलिटी जब आपके अंदर आ जाए तो आप समझिए कि आपको अपने मेंटर से भी क्या अपेक्षा रखनी है। सबसे पहले मेंटर का रोल जो है वो एक कोच का रोल है, जो आपकी क्वालिटीज को समझे और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड करने की कोशिश करे, और आपकी कमी को चिन्हित किए, आपका मोरल डाउन किए बिना उस कमी को दूर करते हुए आपकी क्षमताओं को और आगे ले जाने की कोशिश करें। ढेर सारा ज्ञान पिला देने की क्षमता आज की डेट में देश के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कोचिंग संस्थाओं में भी बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक सामने वाले के अंदर आप उसकी कैपेसिटी को इनहेंस ना कर दें कि उसके ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए। हाँ, इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग स्टाफ जिस तरह से काम करता है कि कोच कैप्टन और टीम के साथ कैसे इंगेज होता है, लेकिन अल्टीमेटली बॉलर या बैट्समैन जो फील्ड पर उतरते हैं उनको ही एग्जीक्यूट करना है। तो मेंटली टफ बनाना, उसको सही डायरेक्शन देना और उस डायरेक्शन में उसको चलाना और फिर दौड़ाना, और
उसके अंदर वो भरोसा पैदा करना कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें होना ही है। और मैं बोलता हूं कि जो लोग लगे रहते हैं उसका होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग भाग्यवादी होते हैं, मैं भी भाग्यवादी हूं, लेकिन इस मामले में, सिविल सर्विसेज के मामले में या स्पोर्ट्स वगैरह में उतना भाग्यवादी व्यक्ति नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर कर्म करने की दृढ़ता है, जिसके अंदर चेयर के ऊपर बैठने की दृढ़ता है, वो आज ना तो कल इस बाजी को पलट ही देते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना खुद का पर डे एनालाइज करना और चर्न करना। चर्न एक पता नहीं टेक्निकल वर्ड है, हम लोग किया करते थे चर्निंग प्रोसेस। चर्न करने का मतलब यह है कि डेली जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको एनालाइज करना और अगले दिन उन गलतियों को एलिमिनेट कर देना। जैसे अगर हमने मॉक टेस्ट दिया और उस मॉक टेस्ट के बाद हमें पता चला कि हमने 250 वर्ड्स की लिमिट को पार किया, हमें पता चला कि हमने शब्दों को भी रिपीट किया और वाक्यों को भी रिपीट किया, हमने इंटरेक्टिव ढंग से आंसर राइटिंग नहीं की, हमने मैप नहीं बनाया, हमने पिक्चर फिगर ड्रॉ करने की कैपेसिटी थी, संभावना था, स्कोप था, नहीं किया, तो जो हम अगली बार मॉक टेस्ट करेंगे तो ये 5 गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसका एलिमिनेशन होना चाहिए, हर हाल में एलिमिनेशन होना चाहिए। यही आपको अच्छा एस्पिरेंट्स बनने की तरफ पहला कदम है। और फिर जिन बातों की मैंने चर्चा की है, अगर उस रास्ते पर आप चलते रहे तो इस एस्पिरेंट्स के सहारे आप एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनेंगे, या आईएएस बनेंगे, या आईपीएस बनेंगे, या आईएफएस बनेंगे, या बाकी की सर्विसेज आपको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखिए और अच्छे मेंटर का चुनाव कीजिए। और मैं ये भी नहीं बोलता कि बहुत कोचिंग के बिना किसी को सफलता नहीं मिलती। मेरे घर में जिन लोगों को सफलता मिली है उन्होंने भी बहुत ज्यादा फुल टाइम कोचिंग नहीं की है, लेकिन हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था खुद की पढ़ाई, हमें बाद में लगा कि उसमें अगर मेंटर रहेगा तो वो आपके एक्सेसिव बर्डन को और वेस्ट टाइम के वेस्टेज को बचाता है। इसलिए एक मेंटर चूज कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर किसी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को मुझे गाइड करने का मौका मिले। 2 तरह का कोर्सेज मैं करा रहा हूं, एक तो फॉर बिगनर्स है और दूसरा एडवांस के लिए भी है। एडवांस में मैं करंट ही पढ़ा पाऊंगा अभी, उसके बाद आगे चलकर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वगैरह के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कहीं भी किसी तरह की जरूरत है निश्चित तौर पर मेल कीजिए और आपको रिप्लाई मिलेगा। और थोड़े ही दिनों में यह कोर्स मैं ऑनलाइन लेने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, शुरुआत कर दूंगा। शुरुआत के 15 लेक्चर बिगिनर्स के लिए फ्री हैं और फिर एडवांस स्टेज के लिए भी मैं आपको सूचित करूंगा कि कब मैं एडवांस स्टेज के लोगों को करंट पढ़ाना चालू कर रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि मेरी बातों से आपको सिविल सर्विसेज में सफलता पाने की दिशा में 1, 2, 3, 4 कदम आप आगे जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे सुनते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। कोई परेशानी हो तो IASaspirants@outlook.com पर मेल करने की कोशिश करें। मैं ये आपने हमको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लासरूम अब आगे के प्रोग्राम में। सुनने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।